दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। आज का जो एक टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से जो जितने टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किसका संविधान से लिए गए थे। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका यानी कि यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? तो 6 है। ठीक है, पहले कितने थे? 7, लेकिन अब कितने हो गए? तो अब मूल अधिकार 6 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार जो दिए गए थे वो कितने दिए गए थे? तो 7 दिए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन अगर बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कौन से अधिकार के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसलिए अब हमारे कितने मौलिक अधिकार है? तो याद रखिएगा हमारे 6 मौलिक अधिकार है। और 44वां संविधान संशोधन कब आया था? तो याद रखिएगा 1979 1979 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार है? तो किस अधिकार में है? तो याद रखिएगा हमारा भाग 3। तो भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है कि भारतीय संविधान के अध्याय भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी और मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। कितने से कितने अनुच्छेद याद रखिएगा? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 1 में, तो भारतीय संविधान के जो भाग 1 में क्या है कि इसके अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं उसका राज्य है। बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता है। और बात करें भाग 3, तो मैंने बता ही दिया आपको कि भाग 3 में क्या है कि मूल गारंटी है। और भाग 4 में क्या है? तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैंने चारों आपको बता दिया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो याद रखिएगा धारा 32। तो धारा 32 जो है हमारे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति जो है वो मूलभूत अधिकारों का हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। मतलब हाई कोर्ट में सीधे इसको क्या कर सकता है? उठा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह जो व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, यह जो है इसका व्यक्ति का क्या है? तो यह व्यक्ति का क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो एक रीट जो जारी की जाती है वह कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं रीट की, तो रीट जारी करने का अधिकार जो है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। मतलब क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा और जो उच्च न्यायालय वही सिर्फ रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट को क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट को जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह क्या है कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। ठीक है, अगर बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखिएगा कि 32 में उल्लेखित विभिन्न मतलब अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, अगर बात करें इस रीट की, तो यह जो रीट है वो सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मतलब कि अगर जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, दोनों के व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? इस रीट को हम लोग जारी कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। तो याद रखिएगा इसका भी आंसर हो जाएगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह निजी स्वतंत्रता का क्या है, तो याद रखिएगा उसका एक अधिकार है। ठीक है, इसका अधिकार क्या है, तो यह निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। तो देख लीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। तो दोषपूर्ण जो पुलिस नज़रबंदी है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी कर सकता है। मतलब कि कोई भी जो अवैध व्यक्ति के रूप में जो निरुद्ध करने का जो है वह विरुद्ध जारी कर सकता है। किसमें, तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर कि निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है सशरीर प्रस्तुत करो। तो यह किसमें कहा गया है, तो याद रखिएगा जो इसमें भी आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सब टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, जितने भी टॉपिक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक से आपको जितने एग्जाम में पूछे क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो भी रहेगा बात मैं सब आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो रीट जो जारी की जा सकती है, याद रखिएगा 5 प्रकार के रीट क्या कर सकते हैं, तो 5 प्रकार के जो रीट है उसको हम लोग जारी कर सकते हैं। पहला रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश है। तीसरा प्रतिषेध है। चौथा अधिकार परीक्षा है। और 5वां उत्प्रेषण है। तो ये हमारा क्या है, 5 प्रकार की रीट क्या हो सकती है, जारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो देखिएगा, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 17, यानी कि उपाधियों का समापन। तो अनुच्छेद 17 में तहत क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 17 में है वह अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अनुच्छेद 17 में क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, प्रावधान किया गया। जबकि अगर अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधियों के समापन का प्रावधान है, उपाधियों के समापन का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता सही है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक, तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार है। जीवन का ही अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है कौन, तो जीवन का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो कौन सा अधिकार है, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में क्या थे कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था। लेकिन 44वें संविधान जब हुआ था ना, 44वें संविधान संशोधन, तो कब हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार किस मतलब क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से हटा दिया था, तो 44वें अनुच्छेद के तहत से। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1978 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आ ही गया, आप लोग देख लीजिएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो याद रखिए मैं अभी जस्ट बताया आपको 44वें संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है। तो कौन सा अधिकार बन गया, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या बन गया, तो विधिक अधिकार बन गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था डिटेल में, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता दिया। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान का जो ये भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा है, तो याद रखिएगा कि विधिक अधिकार। मैंने भी बताया कि विधिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 300 के क के अनुच्छेद के अनुसार यह विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
17 नंबर के संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल के दौरान हटाया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा तो 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, और जो उस समय जो नेतृत्व था वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। ठीक है, जनता पार्टी अस्तित्व में थी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो कौन सा अधिकार है? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में जो उल्लेखना किए थे, उल्लेखित जो किए हैं वो संविधान उपचारों के अधिकार। तो संविधान उपचारों के अधिकार का संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। तो उन्होंने ही कहा था कि जो संविधान जो है वो क्या है, तो हृदय का आत्मा कहा था। किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32। याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत ये कहे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किस अनुच्छेद के तहत कहा था? तो याद रखिएगा आप लोग अनुच्छेद 32। मैंने अभी बताया अनुच्छेद 32 के तहत क्या कहे थे कि संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। किसने? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय के किस भाग में स्थापित है? याद रखिएगा भाग 3। ठीक है, भाग 3 जो हमारा ऐसे रहता है 3, भाग 3 में जो है वो भारतीय संविधान के मूल संविधान का स्थापित किया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में तो 3 में है, लेकिन कौन अनुच्छेद? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय है। ठीक है, मौलिक अधिकारों क्या है? अधिकार है, और ये क्या है हमारा? मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी हमारा ये क्या है? मौलिक अधिकार है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता के जो अधिकार में निहित है, याद रखिएगा भाषण स्वतंत्र। भाषा जो हमारा है ना, भाषण देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। ठीक है, भाषा लिखा हुआ है, भाषण क्या हो जाएगा? भाषण स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद किस में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19। इसको मैं अच्छे से बता दूं तो अनुच्छेद 19 के 1 के क। याद रखिएगा अनुच्छेद के 19 के 1 के क के तहत जो इसके तहत जो है वो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में निहित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के 1 के क में कहीं कहीं पे आपको अनुच्छेद 19 भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो किस आधार पर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म के आधार पर। तो मतलब भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता जो दिया गया है वह धर्म के आधार पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये भाषीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है, भाषीय आधार पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किसमें किए गए हैं? तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में। तो मैंने बताया था कि 1976 ईस्वी में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में जो स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के क्या हुआ था, तो ये समाविष्ट किए गए थे, मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किए गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के इसकी अध्यक्षता स्वर्ण सिंह समिति किए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, मैंने आपको कितना बार बता चुका हूं कि 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत इसको जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिकता में शामिल किए गए हैं? तो कितने मौलिकता को शामिल किए गए हैं? तो याद रखिएगा 11। तो 11 मौलिकता को शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के माध्यम में जो कुल जो 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में अब कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं? तो याद रखिएगा 11। पहले कितने थे? तो 10 थे। ठीक है, उसको शामिल किया गया, 11वां अभी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है
26 नंबर की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51। तो यानी कि अनुच्छेद 51 के ग नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अनुच्छेद 51 के क, याद रखिएगा अनुच्छेद 51 के क में यह व्याख्या किया गया है। ठीक है, याद रखिए अगला अनुच्छेद 51 के क, ग नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर की मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक मतलब अधिकार जो निलंबित किए जा सकते हैं वो केवल मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो संसद के अधीन रहता है। और राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद किस में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 352 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 यानी कि 352। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो याद रखिएगा इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में जो है वो समता के अधिकार का मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर बात करें तो भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आता है। आप लोग 14 नहीं याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है? तो याद रखिएगा विधिक अधिकार। तो नागरिकों और विदेशियों को क्या अधिकार प्राप्त है? तो विधिक अधिकार प्राप्त है। भारत में जो विधिक अधिकारों जो है नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही क्या होता है ना कि प्राप्त रहता है। ठीक है, दोनों को ही प्राप्त है विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो जो हमारा अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना, अभिव्यक्ति का अधिकार है वह भारत के केवल नागरिकों के लिए है। मतलब क्या, जो ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में यह वर्णित है कि अभिव्यक्ति का अधिकार जो है केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 30 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट पॉलिटी से वो आज यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।